आ गया, आवाज़ आ रहा है? हेलो, चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा चालू होगा क्लास। हमने लेक्चर नंबर 3 में जा रहे हैं, पर याद रखना इसमें मैंने एग्जाम्पल पहले से नोट कर दिए हैं, तो ये नहीं कि एग्जाम्पल स्पेशल इसमें कोई रिएक्शन वाला है, बस ये है कि आपको समझना होगा, बस वो क्या है एंथैल्पी ये समझना है। आज की क्लास में कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा। पहली बात है कि आज की क्लास में होगा हमारा एंथैल्पी एवं उसके प्रकार। सबसे पहली बात है कि विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी, एंथैल्पी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये हिल गया। एंथैल्पी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एंथैल्पी क्या होता है, कल आपको पता है, स्थिर दाब पर ज्ञात की गई ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी हमने जो भी प्रकार के एंथैल्पी पढ़े हैं उनमें देखेंगे कौन कौन से प्रकार का एंथैल्पी है, जैसे अभिक्रिया एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी, हाइड्रेशन यानी जल योजन की एंथैल्पी, इसी तरह से फ्यूज़न एंथैल्पी, और यहाँ पर देखेंगे वेपोराइजेशन एंथैल्पी। हम मुख्य ये तीन चीज़ों को अगर समझ लें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा हमें। ये तीन चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा हमें। तो इन तीन चीज़ों पे पूरा फोकस करेंगे, फिर उसके ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपके आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये बोलूँगा कि एंथैल्पी आपने कल की क्लास में पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले बात है कि एंथैल्पी होता क्या है। तो आपने एंथैल्पी के लिए कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, H = E + PV। स्थिर दाब पर ज्ञात की गई ऊष्मा जो होती है उसे एंथैल्पी कहते हैं। तब हमने पढ़ा था डेल्टा H = डेल्टा E + P∆V, और हमने फॉर्मूला को और भी अलग रूप में लिखा था, डेल्टा H = डेल्टा E + ये P∆V का मतलब होता है डेल्टा nRT। कल पढ़े हो ना, यहाँ तक तो हुआ था ना क्लास। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी के प्रकार जो है, अभिक्रिया एंथैल्पी, ये सब इसको हिंदी में अपना नाम दे देंगे, अभी एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि अभिक्रिया एंथैल्पी, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जितनी ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। सीधा सा मतलब है, मान लेते हैं एक रिएक्शन ये हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इस अभिक्रिया को होने पर जो ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, -393.5 किलो जूल प्रति मोल, या किलो जूल, यहाँ पर प्रति मोल शब्द का मतलब नहीं है, यहाँ पर अर्थ है कि इस अभिक्रिया में कितने ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, तो वो ऊष्मा में परिवर्तन इतना हो रहा है। यहाँ पर माइनस का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी और प्लस का मतलब होता है ऊष्माशोषी, ये याद रखना बस। तो क्या बोला, कोई भी अभिक्रिया में ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है उस ऊष्मा को उस अभिक्रिया में हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे। कुछ रिएक्शन देख लिए हमने, कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसका कार्बन हाइड्रोजन की क्रिया से जो हो रहा है वो यहाँ पर एक रिएक्शन में दिख रहा है, इतनी एंथैल्पी परिवर्तन हुआ। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से ऊष्मा में परिवर्तन, ये दोबारा लिख दिया गया है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ हो तो 2 मीथेन बनेगा, तो इसका मतलब है डबल रिएक्शन होगा, तो डबल उसकी ऊष्मा भी होगी। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि कोई अभिक्रिया से संबंधित है, न कि यहाँ पर मोलों की संख्या संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मोल शब्द नहीं आएगा, ठीक है, इस परिभाषा में मोल शब्द नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, संभवन ऊष्मा की बात करते हैं, तो संभवन का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना या फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी कहते हैं। 1 मोल किसी भी पदार्थ को बनाने में जितनी ऊष्मा में परिवर्तन होगा, अब यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया होगी। जैसे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन परमाणु होंगे। मीथेन बनाना है तो एक कार्बन
अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन नहीं बोलूँगा, एक ऑक्सीजन अणु लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन मीथेन बनाने में एक कार्बन दो हाइड्रोजन परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी चीज को उनके अवयवी तत्वों से बनाने के लिए जितनी ऊष्मा में परिवर्तन होगा उसे हम उसकी संभवन ऊष्मा कहेंगे। संभवन मतलब फॉर्मेशन। यही बात यहां पर मैंने लिखा है, एक मोल यौगिक को उसके अवयवी तत्वों से बनाने में, किसी भी यौगिक का कितना बनाना है, एक मोल बनाना है। जैसे मैं इस अभिक्रिया में दिखा रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल बना रहा हूं, मैं दो कार्बन डाइऑक्साइड या तीन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करूंगा, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं। तो मुझे एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक कार्बन और एक ऑक्सीजन अणु की जरूरत पड़ेगी। तो इस समय ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा वह ऊष्मा परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन ऊष्मा होगी। ठीक, इसी तरह से यहां इस बात को दर्शाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, संभवन ऊष्मा कहेंगे। ये तो सब जानते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बताने के लिए। मोल क्या होता है आपको पता है, मोल पर W/m होता है ना, यही बताया गया। तो यानी इसका मतलब है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए, क्योंकि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, उनके अणुभार के बराबर होगा। एक मोल n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो W = क्या हो जाएगा, m। तो W कितना होगा, m के बराबर होगा, क्योंकि n की वैल्यू कितना है 1, तो W बराबर W/44। ठीक है नहीं, तो ये बताने की कोशिश किया कि एक मोल एक्चुअली होता कितना है। तो एक मोल होता कितना है, उनके अणुभार के बराबर होता है। एक मोल मीथेन बना रहा हूं, तो एक मोल मीथेन कैसे बनेगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अणु के मिलने से बनेगा। तो यही बोला गया है कि एक मोल यौगिक को बनाने में किससे बनाना है, उसके अवयवी तत्वों के से बनाने में जितनी ऊष्मा में परिवर्तन होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया तो इतनी ऊष्मा परिवर्तन हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन ऊष्मा हुआ। मीथेन बनाना है एक, तो जितनी ऊष्मा परिवर्तन हुआ वो, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे किलोजूल प्रति मोल। आपने संभवन ऊष्मा में प्रति मोल शब्द लगाए नहीं थे, क्योंकि उस जगह पे आप 1 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, रिएक्शन में जो दिख रहा है उतने के लिए ऊष्मा की बात थी। ये दो तरह की ऊष्माएं हो गई। ठीक है, याद करना चाहो तो कर सकते हैं, ये वैल्यू है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए -393.5 किलोजूल प्रति मोल, ये याद कर सकते हो। और एग्जाम में जरूरत भी पड़ सकती है इस चीज की। अब मैं बात करता हूं कंबशन एंथैल्पी। कंबशन मतलब होता है दहन, दहन मतलब जलाना, जलाना मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण। किसी भी पदार्थ के एक मोल को जलाने पर या उसका पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर, यहां पर जलाते समय 1 मोल होना चाहिए, यानी जलाने वाले पदार्थ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बनने वाले पदार्थ से लेना नहीं देना है, जलाने वाले पदार्थ से लेना देना। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो जैसे मैं कार्बन को जला रहा हूं, 1 मोल कार्बन को जला रहा हूं, तो 1 मोल कार्बन को जलाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। ठीक, तो जो इसके लिए ऊष्मा में परिवर्तन हुआ उसको मैं इसकी दहन ऊष्मा कहूंगा। 1 मोल CH4 को जला रहा हूं, तो जो बन रहा है, जो भी बनेगा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये है कि 1 मोल को जला रहा हूं, इसका ऑक्सीकरण कर रहा हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना। तो इस जगह पे इनको जलाने पर जो ऊष्मा में परिवर्तन हुआ वो कितना है, -890.3 किलोजूल प्रति मोल। तो यहां पर इस जगह पर जो ऊष्मा है वो 1 मोल कार्बन के दहन के लिए है, यहां पर जो ऊष्मा है, तो मैंने जो रिएक्शन लिखा है ना, लगभग एक जैसा यूज किया। जैसे ये वाला तीनों जगह यूज हुआ, देख लीजिए। ये रिएक्शन की इस जगह मैं बोलूंगा ये रिएक्शन की एंथैल्पी ही है ये। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि एक कार्बन को जलाने पर हो रहा है तो इसमें दहन ऊष्मा भी लिख सकता हूं उसको, लेकिन यहां पर संभवन ऊष्मा नहीं कह सकता मैं इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए नहीं था, ना पानी के लिए बनाने के लिए था। तो किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए जो ऊष्मा होगी उसको हम उसको संभवन ऊष्मा कहेंगे। तो ये संभवन ऊष्मा नहीं है। यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन ऊष्मा हो सकता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है, अवयवी तत्वों से बनने पर यह बात यहां पर कहा जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ता हूं। उदासीनीकरण ऊष्मा, हमेशा उदासीनीकरण ऊष्मा का मान एक निश्चित वैल्यू होती है, याद रखिएगा, इसको याद रखना 57.1 किलोजूल। उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल की क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो लवण और पानी बनता है। अम्ल खट्टा होता है, क्षार बोलते हो कड़वा होता है, मुझे तो कड़वा नहीं लगती, जैसे साबुन का जो स्वाद होता है वैसा ही लगता है। अब
क्या क्या बोला मैंने? उदासीनीकरण, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदासीन कोई पदार्थ है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ना लाल करता है ना नीला करता है। तो अम्ल के गुण क्या हुए? नीला लिटमस को लाल कर देने का। क्षार का गुण हुआ लाल लिटमस को नीला कर देने का, सीधा सा मतलब है। या यूं कह सकते हैं कि खट्टा है वो अम्ल है, और जो कड़वा है, अब साबुन जैसा स्वाद समझ सकते हो, या खाने का सोडा में जैसा स्वाद होता है, वो है क्षार। अम्ल और क्षार दोनों को मिलाएंगे एक दूसरे के साथ, तो अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी अब उसमें अम्ल का गुण भी खत्म हो जाता है, उसमें क्षार का भी गुण खत्म हो जाता है। अब वो न्यूट्रल हो गया, ना अम्ल है वो न क्षार है, तो वो बन जाता है लवण और बन जाता है पानी। पानी उदासीन है, लवण भी उदासीन होता है। तो इस प्रकार से जो घटना होती है अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया से उदासीन होना, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ दान करता है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH- दान करता है। तो अम्ल H+ दाता, क्षार OH- दाता। तो अम्ल को जब भी प्रदर्शित करते हैं तो हम H+ से, और क्षार को प्रदर्शित करेंगे OH- से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया से बना पानी, पानी होता है उदासीन। तो यहां पर अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या हुआ? पानी बना। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। अब यहां पर एक बार उदासीनीकरण हुआ, एक H+ और एक OH-। सो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी कितना? -57.1 उत्पन्न होगी बोला तो माइनस हो गया। अगर मैं उत्पन्न होगी शब्द बोल रहा हूं तो माइनस बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उदासीनीकरण क्रिया क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तो जैसे ये अब एक एग्जांपल लेता हूं, NaOH एक क्षार है, HCl एक अम्ल है। तो क्षार NaOH, ये OH और ये H, ये दोनों मिलकर के बनाया पानी, और ये बना Na और ये Cl, NaCl बन के निकल गया। ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा? एक OH और एक H ही था ना, इसलिए यहां पर इतना ही होगा। यहां पर भी देखिए, एक K और एक H से, एक OH और एक H, पानी बन के निकल गया। उदासीनीकरण कितना हुआ? एक ही हुआ। सिंगल उदासीनीकरण में इतना, डबल उदासीनीकरण में डबल। जैसे यहां पर देखो H2SO4 में H 2H देता है ये, तो 2H के लिए हमें 2 NaOH लेना पड़ेगा, तो 2 बार पानी बनेगा। 2H 2OH, HOH एक पानी, HOH 2 पानी हो गया ना, 2 पानी। तो इस तरह से 2 पानी बना। तो यहां पर उदासीनीकरण की क्रिया 2 बार हुई है, इसलिए यहां पर ऊष्मा कितना होगा? परिवर्तन -57.1 × 2, -57 तो इसका मतलब है 114.2 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया में हमेशा ऊष्मा फिक्स रहता है, इसलिए इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पे प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। देखो, दोनों में से एक प्रबल है, एक क्षार है। अम्ल क्षार, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, या दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, कोई भी हो सकता है। जब ये बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार रिएक्शन करता है तो वैल्यू कितना आएगा? इतना आएगा, यानी इतनी ऊष्मा मुक्त होगी। लेकिन कोई एक दुर्बल हो जाए या दोनों दुर्बल हो जाए तो ऊष्मा कम आता है। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम होता है, क्यों कम होता है? क्यों? प्रश्न पे ध्यान देना। एक प्रबल है, दूसरा दुर्बल है, या कोई भी दुर्बल होने की स्थिति में उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम होता है, क्यों? कारण समझेंगे। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का मतलब होता है जिनको जल में घोलने पर वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, यानी जो आसानी से H+ दान कर दिया, जिसने आसानी से OH- दान कर दिया, वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। यहां पर देखने को मिल रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक प्रबल क्षार ले लिया, दुर्बल अम्ल ले लिया, दोनों के बीच में रिएक्शन कराया, तो इसका ये H+ और इसका ये OH- रिएक्शन करके बना लिया पानी, यानी कि एक उदासीनीकरण की क्रिया हो गई। अब उदासीनीकरण की क्रिया हुई, बाकी जो बचेगा वो Na जो है इस जगह पे जाके जुड़ गया, तो CH3COO Na बन गया। ठीक, अब सवाल ये होता है
कि इस जगह पर ऊष्मा का वैल्यू कितना आना चाहिए, -57.1 किलो जूल पर मोल आना चाहिए, क्योंकि अम्ल क्षार का उदासीनीकरण की क्रिया हुई ना। पर यहां पर यह वैल्यू कम आता है, क्यों? प्रश्न यह है। तो जो दुर्बल अम्ल होगा या दुर्बल क्षार होगा, हमेशा याद रखें दुर्बल वो है जो पूर्ण वियोजन नहीं करता है, यानी कि पूर्ण से नहीं टूटता है। एसिटिक एसिड एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, यानी ये इसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, इसलिए हमने तीर का निशान दोबारा उल्टा भी लगा दिया। मतलब ये भी आपस में जुड़ा हुआ है कुछ मात्रा, यानी विलयन में प्रबल अम्ल वो होगा, HCl क्या है, पानी में घोलते हुए उसमें H+ और Cl- है उसमें पूरा का पूरा। लेकिन एसिटिक एसिड दुर्बल है, दुर्बल है मतलब वो कुछ मात्रा H+ है, कुछ मात्रा ये जो ये नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, और कुछ अणु है, यानी टूटा नहीं है। यानी इसमें काफी मात्रा जो है वो H+ में नहीं टूटा है। तब इस स्थिति में इसको कहेंगे पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हुआ है, टूटने को वियोजन कहते हैं। तो चूंकि कम वियोजन हुआ है, इसीलिए ये पूर्ण वियोजन के लिए ये कुछ ऊष्मा ले लेती है। टूटते समय कोई बंध टूटता है ना, तो वो ऊर्जा लेती है, याद रखना। तो यहां पर क्या हुआ, बंध टूटने के लिए कुछ ऊर्जा ले लेती है। तो ये क्या हुआ, इसने बंध टूटने के लिए 1.7 किलो जूल ऊर्जा ले लेती है, 1.7 किलो जूल ऊर्जा ले लेती है। तो इस तरह से इतनी ऊर्जा ले ली, तो जो इतने में से आप 1.7 को माइनस कर दो तो इतना मिलेगा। तो यहां पर उत्तर यह हुआ। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न यह आता है कि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होने की स्थिति में उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम आता है। क्यों? क्योंकि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार का पूर्ण वियोजन उसके विलयन में नहीं होता है। उसे पूर्ण वियोजित होने के लिए कुछ ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा में से ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें जो पूर्ण क्या बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम प्राप्त होता है। मैंने आंसर लिख दिया है पूरा। चलिए आगे बात करता हूं वाष्पीकरण ऊष्मा। वाष्पीकरण का मतलब समझते होंगे, वाष्प में परिवर्तित होना, द्रव से वाष्प में। तो 1 मोल द्रव को 1 मोल वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा, अब ऊष्मा उस जगह पे क्या होगा, जब वाष्पीकरण होता है तो ऊष्मा ग्रहण करता है, याद रखना, यानी अवशोषण करेगा। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी जितनी ग्रहण करती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जल का ले रहा हूँ। जल जो है 1 मोल जल से 1 मोल गैस बन रहा है, यानी वाष्प बन रहा है, तो उसके टाइम पे ये कितना ऊर्जा ले रहा है, 40.6। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, हर पदार्थ का अलग अलग होगा, एल्कोहल का अलग होगा, यानी सब चीज का अलग होगा। अब यहां पर बेटा, यहां पर हम मोल शब्द लिए थे ना, इसलिए ये शब्द अलग अलग होगा। यहां पर हम तुल्यांकी भार लिए थे, याद रखना। यहां पर एक शब्द आएगा तुल्यांकी भार। तुल्यांक शब्द होता है H+ की संख्या और OH- की संख्या से रिलेट करता है। तो उदासीनीकरण H+ की संख्या और OH- की संख्या पर निर्भर करेगा, यहां पर पदार्थ की मात्रा पे नहीं, इसलिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान फिक्स होता है। तो इसकी परिभाषा में तुल्यांकी भार का उपयोग करना, जबकि सब जगह की परिभाषाओं में आपको मोल का उपयोग करना है। और मैंने परिभाषा दिया था सबसे पहले रिएक्शन एंथैल्पी के लिए, उसमें ना मोल ना तुल्यांकी भार, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के आपस में उदासीनीकरण से जितनी ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। वाष्पीकरण ऊष्मा का क्या मतलब हुआ, 1 मोल, वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक था, ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान रखना, यही याद करना होता है। सिर्फ समय बचाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल को मैंने लिख दिया है और कुछ नहीं है, बाकी सब वही है। क्या 1 मोल द्रव को अपने क्वथनांक ताप, भाई क्वथनांक ताप पर हो या ना भी हो, जैसा भी हो, लेकिन 1 मोल द्रव से 1 मोल गैस में परिवर्तन के समय जितनी ऊष्मा वह ग्रहण करती है उसे हम वाष्पीकरण ऊष्मा कहेंगे। वाष्प कभी भी याद रखना, द्रव से गैस बनाना है तो वाष्प गर्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा मतलब ऊष्मा देना पड़ेगा, यानी कि वो खुद ऊष्मा लेता है या हम इसको देते हैं, एक ही मतलब है। ये कहलाता है क्या कहलाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी ऊष्मा हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रहण कर रहा है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तन हुआ। तो सीधा सा मतलब है 1 मोल ठोस से
वो वाष्प में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा वो ग्रहण करती है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये आयोडीन ठोस से हमने आयोडीन वाष्प पर प्राप्त किया, तो उस समय इतनी ऊष्मा लेता है, तो यहाँ पर कितना ले रहा है ये 62.4 किलो जूल। ये एग्जाम्पल है, कुछ नहीं। विलयन की एंथैल्पी दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। आपको बताया था, मैंने कल की क्लास में बताया था कि वॉशिंग पाउडर को घोलते हो, विलयन बनाते हो तो गर्म हो जाता है, और ग्लूकोज को घोलते हो तो ठंडा हो जाता है। गर्म होता है ऊष्माक्षेपी, तो वॉशिंग पाउडर का जो होगा वो ऊष्माक्षेपी होगा, यानी यहाँ पर विलयन की जो ऊष्मा है वो निगेटिव मिलेगा, लेकिन अगर ग्लूकोज को घोलते हो तो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रहण करता है। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया मैं, KCl को पानी में घोलता हूँ, एक्वस यानी पानी, एक्वा यानी पानी, पानी में घोलता हूँ तो उसका पानी का विलयन बनता है, जलीय विलयन बनता है। KCl का जलीय विलयन बनता है, एक्वस लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं, तो उसका विलयन हो गया। तो इस समय ये ऊष्मा लेती है, यानी कि ठंडा हो जाएगी। कितना ले रहा है? 18.6 किलो जूल पर मोल। कॉपर सल्फेट को पानी में घोलता हूँ तो ये गर्म होने लगता है, यानी कितना गर्म हुआ देखो तो -66.5 किलो जूल प्रति मोल। तो ये कुछ ऊष्माओं के प्रकार है, इनको सबको याद रखना पड़ता है, और इसी के बेस पर रिएक्शंस, इसी के बेस पर हमको न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो है हेस का नियम। हेस का नियम क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन होगा, यानी कोई भी घटना होगी प्रकृति में, अगर पूर्ण रिजल्ट की बात करें तो ऊष्मा का परिवर्तन हमेशा बराबर होगा, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा उस अभिक्रिया को कराया जाए या किसी भी कितनों ही पदों में कराया जाए, चाहे एक से अधिक पदों में हो, चाहे किसी भी विधि द्वारा हो, हर स्थिति में ऊष्मा में परिवर्तन बराबर होगा। परिभाषा की तरफ चलिए और देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है? हाँ, पढ़ो ना। जैसे तुम्हारे कोर्स में थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क आ गया। चल बोलो क्या लिखा है। आपके स्कूल में कुछ नहीं पूछेंगे तो ये तो पूछेंगे। हेस का नियम, किसी भी भौतिकी या रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा हो या कितनों ही पदों में संपन्न हो, हमेशा बराबर होता है। यहां पर कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि यदि मेरे पास ये कहता हूं कि A से Z का निर्माण हो रहा है, ठीक है, A से Z का निर्माण होता है। एक विधि ऐसी है मेरे पास, प्रथम विधि मान लेता हूं, इसमें क्या हो रहा है, A से Z डायरेक्ट बन रहा है। इस जगह पे ऊष्मा में परिवर्तन कितना हुआ? Q। एक विधि ऐसी जिसमें A से, A मतलब अभिकारक है, Z मतलब उत्पाद। A से मान लेते हैं B बना, B से Z बना। द्वितीय विधि है ये विधि दूसरी विधि, लेकिन प्रथम विधि एक ही पद में हो जा रहा है, दूसरी विधि दो पदों में हो रहा है। पहले पद में A से B बना, Q1 ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। यहां पर द्वितीय विधि B से Z बन रहा है, यानी कि Q2 हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे आपने क्या देखा कि A से Z बना एक विधि द्वारा, जो एक ही पद में संपन्न हो गया। दूसरी विधि में हम A से Z बना रहे हैं, परंतु दो पदों में संपन्न हुआ, A से B बना और B से फिर Z बना। तो हेस के नियमानुसार क्या होगा? हेस का नियम कहता है कि दोनों विधियों के द्वारा तो Q का मान जो होगा Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। कहानी वही हुई बेटा, चाहे तुम दिल्ली जा रहे हो, चाहे तुम बाइक से जाओ, चाहे कार से जाओ, चाहे एरोप्लेन से जाओ,
ऊर्जा उतना ही लगना है, एनर्जी उतनी ही लगेगी। अब बोलो सर साइकिल से जाऊंगा तो ज़्यादा पेलूंगा ना सर, साइकिल तो ज़्यादा तकलीफ होगी, गाड़ी से जाऊंगा तो ठीक है थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हरारत तो ज़्यादा लगी, कार से जाऊंगा तो कम लगेगा। बेटा सब में पेट्रोल ज़्यादा लगने लगा है। किसी में आपके शरीर से ऊर्जा निकला, किसी में आपने जो दूसरी जगह मेहनत किया उस पैसे को लगाया हो। भाई मैं बाइक से जाता हूं तो फोकट में तो जाऊंगा नहीं, अब बिना मेहनत को जाऊंगा नहीं। बताओ मैं यहां पर 2 घंटे की क्लास लेकर के जितना पैसा कमाया उससे साइकिल में जा सकता हूं। तो साइकिल में इधर 2 घंटे कमाया और उधर से खर्चा कर दिया 10 घंटे की क्लास का, ठीक है, पैसा तो लगा ना। हमेशा 12 घंटे की क्लास के जितने पैसे लगते उतने लगेंगे किसी भी हाल में, उतनी ही ऊर्जा लगेगा, चाहे मैं इधर ऊर्जा ज़्यादा करके खर्च करूं या उधर लगा के करूं। सिंपल बात समझना है कि हेस का नियम कहता है कि किसी क्रिया को कंप्लीट होने में, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा करो, बराबर एनर्जी खर्च होगा। बोले सर एरोप्लेन में तो उतना ही लगेगा ही नहीं। भैया उसे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं एकदम ज़्यादा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ऊर्जा लगाया हो ना, उधर नहीं लगाया तो इधर तो लगाया हो ना। समझ रहे हो ना कुछ भी बात कर रहे हो तो। अब ये बोले कि कितनों भी पदों में करो, किसी भी विधि द्वारा करो, ऊर्जा उतना ही लगेगा, ठीक है। मैंने कहा चाहे एरोप्लेन से जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, चाहे बाइक से जाओ, चाहे जिससे जाओ, आपको दिल्ली जाने के लिए जो एनर्जी खर्च होगा उतना ही होगा, ठीक है। अब ये बात आपको सेंस नहीं करता है तो सेंस करना आप आगे जाके बैठ के घर में। दूसरा, कितनों भी पदों से करो, यहां से दिल्ली जाना है, बाइक से जा रहे हो, या तो सीधे ही चले जाओ तो भी उतना ही ऊर्जा लगेगा, या फिर बीच बीच में रुकते हुए जाओ, कभी बीड़ी पी लिए, कभी बाथरूम चले गए, कभी कहीं और चले गए, समझ रहे हो, आपको उतनी ही ऊर्जा लगेगा, उतना ही पेट्रोल लगेगा। अब बोले सर मैं उधर जाता हूं ना तो बीड़ी पीता हूं तो गाड़ी छोड़ देता हूं वहीं पे चालू करके, वो तुम्हारी गलती है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो तुम्हारा वेस्टेज है, वो वेस्टेज है, तुमने एक्स्ट्रा बर्बाद किया। लेकिन एग्जैक्टली यहां से जाने में जो यहां से गए, कहीं बीच में रुक गए और वहां पर आपने घंटे 2 घंटे बिता दिए, फिर उसके बाद फिर और चले गए, तो कई पदों में हो गई ना क्रिया। तो चाहे कई पदों में करो, ऊर्जा उतना ही लगेगा। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कभी दुर्ग जा रहे होते हैं तो सोचते हैं इधर जाएं, नहीं यार इधर शॉर्टकट, इधर चले जाते हैं। होता क्या है, फाइनली अगर फाइन रोड से जा रहे हो, थोड़ी लंबी है लेकिन एक शॉर्टकट रोड से जा रहे हो, पता चला शॉर्टकट रोड में और ज़्यादा बाधाएं आ गई, लॉस उतना ही हो जाता है, समझ रहे हो। तो कहना यह है कि किसी भी हालत में बराबर लगता है, समझ रहे हो, ऊर्जा। तो ये कौन कहता है? हेस कहता है। इस बात को बताने के लिए मैं यहां पर इसी चीज के लिए कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये है, ये वही है, 2 बार लिखा गया। चलो इसी चीज को इस थ्योरी के अनुसार हम समझते हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा यहां पर इसको इस तरह लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो। कोई अभिक्रिया हो रहा है, ए से जेड बन रहा है, डेल्टा, यानी यहां पर ऊष्मा में परिवर्तन कितना हुआ? ऊष्मा में परिवर्तन क्यू हो रहा है, या ऐसे भी लिख देता हूं मैं, हाँ चलो क्यू लिख देता हूं, चलो चलेगा। ऊष्मा परिवर्तन कितना हो रहा है? क्यू हो रहा है। द्वितीय विधि, गर्मी लग रही है क्या? नहीं। 2 पदों में हो रहा है। प्रथम पद ए से बी बना, इस चीज को लिख रहा हूं मैं उस रूप में। तो इस जगह पे ऊष्मा में परिवर्तन कितना हुआ? Q1।
बी से फाइनल क्या बना, जेड ही तो बना क्या, तो यहाँ पर क्या हुआ Q2। ये दोनों पदों को जोड़ दें तो क्या मिला, ए से बी कट गया तो क्या मिला फाइनल, ए से जेड ही तो मिला क्या भाई बोलो। दो पदों में हुआ, दुर्ग गए, यहाँ से मड़ोदम जाके रुक गए, बीड़ी पिए, तो यहाँ से यहाँ तक का गए है ना, उतई से दुर्ग, उतई से कहा मरोदा है ना। अब मरोदा से फिर गाड़ी पकड़े, फिर चले गए दुर्ग, फाइनल कहाँ हुआ, ये क्या इन्होंने क्या किया, सीधा दुर्ग मारा अपना, नहीं रुकता मैं भाई, ठीक है, खर्चा उतना ही। अब दोनों सोच रहे हैं कितना पेट्रोल लगा तेरा, भाई पेट्रोल तो उतना ही लगेगा, समझ रहे हो ना। हाँ गाड़ी वही होनी चाहिए, बोले गाड़ी चेंज कर दी तो कोई गाड़ी ज़्यादा माइलेज खाती तो उसको क्या कर सकते हैं, वैसे बोले यार तेरा पेट्रोल ज़्यादा लग गया तो गाड़ी फेंक दे, क्या कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, तो इस जगह पे क्या पता चला, यहाँ पे ऊष्मा कितना हुआ Q1 प्लस Q2 हुआ, अर्थ क्या निकला Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, हेज करिए हमारे साथ। चलिए यहां पर इस चीज को देखें, इस जगह पर क्या बोल रहा है उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड CO एवं H2O की समूहन ऊष्मा दी गई। अच्छा दूसरा प्रश्न है ये दूसरे प्रश्न है, तो ये कुछ ये न्यूमेरिकल है, ये यहां पर मैं उसका एक उदाहरण बना लेता हूं। C से CO2 बनना है, तो इस जगह पर एंथैल्पी में परिवर्तन मान लेते हैं Q हुआ, यहां से CO बना, CO से CO2, तो यहां पर एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो Q1 है, और यहां पर डेल्टा H परिवर्तन कितना है, Q2 है। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, जबकि यहां पर हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, यहां पर हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, ये बता रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पे बाद में बात कर सकते हैं, फिलहाल इतना समझ में आया ना क्या हुआ। तो एक इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आएंगे। इसमें तो रिएक्शन ही नहीं लिखा यार, तो कैसे बताऊंगा मैं, रिएक्शन ही नहीं लिखा, क्वेश्चन जब तक रिएक्शन नहीं लिखेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। टाइम कितना हुआ देखो तो, चलो ठीक है। चलो उसमें रिएक्शन लिखना जरूरी था, क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं लिखा, रिएक्शन नहीं लिखा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक और शब्द आता है आपके यहाँ एग्जाम में, वो है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है, ये इसके पूरे रिएक्शन आएगा तब बात करूंगा ना, अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अभी खाली है ये। ठीक है, ये लिखा है इसकी संभावना ऊष्मा दी गई है, इसकी संभावना ऊष्मा दी गई है, इसकी संभावना ऊष्मा दी गई है, बस और कुछ नहीं। लेकिन लिखा है निम्न अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, लिखा हुआ अभिक्रिया गायब है। ठीक है, इसलिए कोई जवाब नहीं दे सकते अभी फिलहाल। लिखा हुआ है विपरीत आयनों के संयोजन से 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस बनने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे Na+ और Cl-, ये दो अलग अलग आयन हैं, ये जगह जुड़ गया NaCl बन गया, तो इस समय जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा उसे हम क्रिस्टल क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। यहां पर इसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो बात बोली गई उसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसके पूरी डिटेल्स बताऊंगा आगे जाकर के, फिलहाल कुछ कुछ परिभाषाओं को याद करके आना है आपको। ठीक, तो क्या याद रखना है आपको, लैटिस एनर्जी क्या होती है। कल के क्लास में बोन हाइबर साइकिल को याद करके आना है, ये वाला पढ़ के आना है आपको अपने से, तब मैं पढ़ाऊंगा तो आसान लगेगा। मैंने आपको एक बात बोला है कि जब कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूं तो उसको एक बार आप रीड करके आओगे ना तो ज़्यादा आसान लगेगा। बोन हाइबर साइकिल, तो बोन हाइबर साइकिल क्या है, ये देखो बोन हाइबर साइकिल लिखा है, ये आपको कल पढ़ के आना है, क्योंकि डिटेल पढ़ाऊंगा मैं इसमें। भोजन की ईंधन दक्षता हम कैलोरी में मापते हैं, किसी भी पदार्थ का हो या, तो ईंधन दक्षता किससे मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। तो कैलोरी के बारे में बात कर रहा है ये। भोजन या ईंधन की दोनों की ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अभी यह वो चाहे ऊर्जा चाहे जैसे भी लो, चाहे आप भोजन करके अपनी बॉडी में एनर्जी दो, चाहे आप कोयला जला करके
खाना बनाओ, है ना, या कोई भी दूसरा काम, गाड़ी चलाओ, ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज़ चलाओ, हवाई जहाज़ कोयले से चला के दिखाओ तो माने, है ना। तो इतनी एनर्जी नहीं होती उसमें कि एकदम तुरंत वो एनर्जी दे दे, है ना, धीरे धीरे चलने वाली चीज़ है वो। उस चीज़ से हवाई जहाज़ चल सकती है जिसमें वो तुरंत एनर्जी बना सके, प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा ताकतवर। तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन और ईंधन की दक्षताओं की तुलना कैलोरी के रूप में करते हैं। कैलोरी मान हम बोलते हैं ना, कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है, कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है, कार्बोहाइड्रेट की इतनी होती है, प्रोटीन की इतनी होती है, वसा की इतनी होती, बोलते हैं ना, और इस भोजन की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है, ऐसे करके तो कैलोरी वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या होता है ज़रा समझेंगे। 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण दहन द्वारा या उसके ऑक्सीकरण द्वारा जितनी ऊर्जा ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि क्या बोलते हैं, भोजन दक्षता या ईंधन की दक्षता। ठीक है, तो आपको बता दें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, तो वसा की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, प्रोटीन की सबसे कम होगी, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा। तो प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा की होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये आपके पढ़ने का है। जैसे यहाँ पर लिखा है दही का कितना लिखा है, दही इतना इतना कैलोरीफिक वैल्यू है 2.5 किलो जूल प्रति ग्राम, दूध का 3.2, अंडे का 7.3, मांस का कितना होता है 12, शहद का 13.3, घी का 37 शायद, देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो किसका ज़्यादा है, घी वसा है ना, तो कौन सी चीज़ खा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है कि उम्र क्या है आपकी। ठीक है, आदमी कैसा है ना। अब जैसे जो पतले दुबले होंगे, जैसे वो दो जो एक जने, एक जब दुबली है, एक जने थोड़ी हेल्थी हैं, तो दोनों में बोले कि वो उनको खाना पड़ेगा दही, खाना पड़ेगा इनको, खाना पड़ेगा घी, है नहीं बेटा। तो दोनों को थोड़ा सा तक है, तो ये से बोले घी आएगा तो पता चलता है घी आया तो वो खा ली और आप आई तो दही खा ली, तो फिर वो आप ऐसी को ऐसे रहेंगे, आप उससे और ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का दिया है। मिट्टी के तेल का भी उसको खाना नहीं है आपको, वो ईंधन में आ जाएगा। ये इंसानों का ईंधन है, वो हमारे दूसरे सामान के लिए ईंधन हो गया। लकड़ी का कितना 17 है ना। अब वो लकड़ी को खा के हम बोलेंगे कि इतनी एनर्जी, तो हमारे शरीर उसको नहीं ले सकेगा, तो हमारा शरीर जिसको ले सकता है उसी को करेंगे ना। ठीक है, स्वाहा वाहगार करते हैं ना, तो इसको जलाते हैं, देखियो ना, स्वाहा में सब जलता है, यही छोड़ के, ये दोनों छोड़ के, है ना, ये दोनों को छोड़ करके सब जलता है, जलता है नहीं, वो भी ईंधन का काम करता है उस टाइम पे। चलो ये सब ये जनरल नॉलेज है, ये क्या हो गया, ये जनरल नॉलेज है आपका। ग्लूकोज का दहन निम्न अभिक्रिया के अनुसार हो रहा है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज के दहन से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। बहुत आसान है, एक रिएक्शन जो चैप्टर 1 में पढ़े थे वैसे वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। देखिए कैसे, क्या लिखा है, रिएक्शन क्या है, देखें चैप्टर 1 में पढ़े थे ना, वही वाला है। उसमें क्या करते थे आप, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते थे, रस समीकरण मिति वाला कैलकुलेशन था, वैसा ही कैलकुलेशन इसमें भी देखने को मिलेगा। देखो कैसे, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O और ऊष्मा मुक्त हुआ है डेल्टा H C H इज इक्वल टू माइनस 2900 किलो जूल। ये क्या लिखा है, इतने ग्राम से उत्पन्न हुआ है ये, इतने ग्राम से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये बोला है। पहले तो ये सोचो कि इसका अणुभार कितना है। इसका अणुभार निकालोगे तो 180 मिलेगा, तो 180 ग्राम से उतना मुक्त होगा, सीधा सा आंसर है। समझ रहे क्या हो गया, इतनी हंसी क्यों आ रही है। अच्छा, कोयला खा गई, हमको क्या करना है। कोयले से एनर्जी बना रही है, हमें क्या करना है ना। चलो क्या बोला बताओ बेटा, इस रिएक्शन में क्या पता चल रहा है, 180 ग्राम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अणुभार से रिलेट कर रहा है ना, कितने में बोला है इन्होंने, साफ बोला है ग्लूकोज के, इतने ग्राम ग्लूकोज को जलाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी।
ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि वो जो ऊष्मा मिली है इस रिएक्शन के थ्रू, इसको जलाने पर मिली है, कितना मिला, इतना मिला है। तो क्या लिखोगे, चूंकि 180 ग्राम ग्लूकोज के दहन से मुक्त ऊष्मा कितना है, -2900 क्या है, किलो जूल। यहाँ पर प्रति मोल नहीं लगा देने का, क्योंकि 1 मोल के लिए होता है एक्चुअली, वैसे वो 1 मोल के लिए ही वो चल ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम के दहन से तो कितना होगा, -2900 बाई 180 होगा। इसलिए कितने, 1.8 ग्राम के लिए कितना होगा, ग्राम को जलाने पर कितना होगा, सीधा सीधा जवाब -2900 बाई 180 इंटू 1.8, तो कितना हुआ 1.8 मतलब 100 है कि नहीं। तो कितना मिला हमें, -29 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होगा। ठीक, तो 1 ग्राम कितना, 1.8 ग्राम को जलाने पर इतनी ऊष्मा मुक्त होगी। ये ऐसे प्रश्नों को हल करने होंगे, इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, आज की क्लास में जो एग्जाम्पल लिखने में जो टाइम लगता है उसको बचाने के लिए मैंने ऐसा किया था। हाँ, बोन हाइब्रिड साइकिल कल करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आएगा, और बाकी चीज़ों को करना है। हेज के नियम के लिए और भी एग्जाम्पल करना चाहे तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर, तो वो देख लेंगे। तो ये है आज की क्लास, और कल जो मैंने कुछ याद करके मंगाया था वो हो गया। चलिए बताओ, लाइट बंद करता हूँ जब तक। बताओ, हो गया।